बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस और मैं आपको पढ़ाऊँगी ज्योग्राफ़ी में आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 जी। और लेक्चर नंबर 10 में हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। ओके बेटा, अब हम जो हैं वो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, हमारा जो है आज न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर का टाइटल है ओशंस एंड सी। आपको पता है इससे पहले जो है मैंने आपको बताया था अपने लैंड फॉर्मेशन, अपनी अर्थ की जो कि उसमें 71% जो है वो वाटर है और 29% जो है वो लैंड एरिया है। तो लैंड फॉर्मेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट जो हैं वो किस तरह कौन कौन सी तरह से आपके जो है फीचर्स आपकी लैंड फॉर्मेशंस में जो है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लैंड मेड बाय रिवर्स, लैंड मेड बाय ग्लेशियर्स, लैंड मेड बाय विंड्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं अपने वाटर बॉडी के बारे में, वाटर एरिया के बारे में, जो कि हमारे अर्थ सरफेस में लैंड एरिया से कहीं ज़्यादा मौजूद है। आपका लैंड एरिया जो है वो ओनली 29% है, जबकि आपका वाटर एरिया जो है वो 71% है। और जो आपका 71% वाटर है वो आपकी अर्थ के ऊपर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, इन द फॉर्म ऑफ सीज, इन द फॉर्म ऑफ रिवर, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, इन द फॉर्म ऑफ डैम। कोई भी आप ले लो, ये तमाम जिस भी फॉर्म में आपका पानी आपकी अर्थ के ऊपर मौजूद है वो 71% मौजूद है। और वो जो 71% आपका वाटर एरिया मौजूद है उसको बेसिकली आज हम डिस्कस करने लगे हैं। पहले तो हम ये बताएंगे, बेसिकली हम ओशंस एंड सी को पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि ओशंस और सी में जो डिफरेंट जगह हैं उनको क्या क्या नेम दिए गए हैं और उनको वो नेम क्यों दिए गए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। खैर, सबसे पहले तो हमने बेसिकली जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है वो मेजर ओशंस के बारे में, दुनिया के जो सबसे बड़े 5 बड़े ओशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ने से पहले तमाम बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, क्लास में अक्सर ये क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड सीज। ओके, डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड सीज, कि समुद्रों और जो ओशंस हैं और सी में क्या फ़र्क है। बेसिकली वैसे तो ओशंस और सी को जो है वो हम साथ ही लेते हैं, मतलब एक ही मीनिंग में ले लेते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, डेफिनेटली इनमें डिफरेंस है। जो आपकी ओशन होता है वो लार्ज मास ऑफ अ बॉडी होता है। ओशंस क्या होता है आपका? लार्ज मास ऑफ अ बॉडी जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? लार्ज मास ऑफ द बॉडी, लार्ज मास ऑफ द वाटर बॉडी। ठीक है, और आपका जो सीज है वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा स्मॉलर मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर बॉडी, देन ओशन। ठीक है, जो आपका ओशन होता है वो लार्ज मास ऑफ द वाटर होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, और सी जो होता है वो उससे छोटा होता है। इन अदर वर्ड्स ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे आपके ओशंस और लैंड आपस में कनेक्टेड होते हैं वहाँ पे क्या होता है? आपका जो सी होता है वो डिस्कवर होता है। कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ कनेक्टिंग एरिया ऑफ ओशन एंड लैंड सीज आर डिस्कवर्ड, सीज आर डिस्कवर्ड। ठीक है, एक तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है
कि ओशन लार्ज मास ऑफ अ बॉडी, ओशन जो होता है वो समुद्र से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। एक ओशन के अंदर कहीं ज़्यादा समुद्र होते हैं। और ये भी समुद्र के बारे में अगर बात करनी हो आपको, सॉरी, एक ओशन जो होता है वो लार्ज मास ऑफ अ वाटर बॉडी कहलाएगा, जबकि आपका सीज जो होंगे वो स्मॉलर मास ऑफ द वाटर बॉडी, मतलब कि एक ओशन के अंदर कहीं ज़्यादा सीज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इन अदर वर्ड ये भी कहेंगे कि जो हमारा ओशन सी होता है इज़ अ कनेक्टिंग एरिया ऑफ द ओशन एंड लैंड। ओशन और लैंड के जो कनेक्टिंग एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे हमारे जो सीज हैं वो डिस्कवर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ओशन और सी की डेफिनेशन आपको बताई। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ओशन सीज कहाँ पे डिस्कवर होते हैं। अब बेटा इसमें कुछ हम लोग ये ओशंस और सी में का मैंने आपको बताया कि ओशन क्या होता है, सी क्या होता है। सीज आर स्मॉलर देन ओशंस एंड आर यूजुअली लोकेटेड वेयर लैंड एंड ओशंस मीट। अच्छा, ओशन एंड सी द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ अ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। आप लोग अपनी बुक पे पेज नंबर 22 पे चले जाएं और पेज नंबर 22 में आपकी यहाँ पे ही डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लें। पेज नंबर 22 ओशंस एंड सीज की जहाँ पे हेडिंग दी हुई है वहाँ पे आप लोग ओशन की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। इसमें है द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओशन। और अब आप सी की डेफिनेशन देख लें, उधर ही आप सी को अंडरलाइन कर लें। उसमें है कि द एडजेसेंट स्मॉलर बॉडी ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड सी। ओके, अब हम पढ़ेंगे देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। अब सब दुनिया में जो हैं 5 बड़े ओशंस हैं, उनके क्या क्या नेम हैं वो हम इधर जो है वो लिखेंगे। ओशंस जो हैं उनके बारे में 5 ओशन जो हैं वर्ल्ड के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। आप लोगों ने 6th क्लास में भी बड़ा डिटेल में जो है इसके बारे में पढ़ा था कि उनका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का 6th क्लास का पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो ओशंस के बारे में है, कॉन्टिनेंट और ओशंस के बारे में है, और काफ़ी डिटेल में वो टॉपिक जो है वो दिया गया है। तो आप लोगों चूँकि 8th क्लास में है काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा आपको उन चीज़ों का, ओशन इनके बारे में कि कौन कौन से 5 ओशंस हैं और उनकी क्या डेप्थ क्या है, एरिया कितना कवर कर रहा है, ठीक है, और उसकी एवरेज डेप्थ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कर रहे हैं। अब इधर हम लोग जी ओशंस के बारे में करेंगे। सबसे लार्जेस्ट जो ओशन है नंबर 1 पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन के बारे में, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 पॉइंट इसके बारे में क्या लिखेंगे आप लोग, इसको मैं इस तरह से आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट आपके माइंड में होंगे, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ नहीं याद करना पड़ेगा, वो पॉइंट आप बस माइंड में रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज द लार्जेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ये ओशन है। सेकेंड बात है, अब इसका हमने एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना है। एरिया जो इसका है 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन। ओके, पहले हमने इसका बता दिया कि ये इसका वो है। अब सेकंड कि ये इसका एरिया, पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, सेकंड कि एरिया इसका कितना है, तो इसका एरिया है 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, एक तो लार्जेस्ट, अब थर्ड है कि इसकी डेप्थ कितनी है। अब मैंने एरिया आपको बता दिया, पैसिफिक ओशन सबसे पहला, हम जो सबसे बड़ा ओशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पैसिफिक ओशन के जो मैंने आपको बताया है इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। इसकी जो है एरिया कितना है 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसकी डेप्थ कितनी है, एवरेज डेप्थ हमने लिखनी होती है, तो एवरेज डेप्थ कितनी है इसकी एवरेज डेप्थ है 4000 मीटर। 4000 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है। इट्स मार्जिनल एरिया आर कंप्राइज्ड ऑफ डीप ट्रेंचेस एंड वॉल्केनोज। अब ये करें, मार्जिनल होता है जो किनारे होते हैं, जो आपके एजेस होते हैं, जो उस मतलब पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन के एजेस के बारे में बोलते हैं। मार्जिनल एरिया कौन से होते हैं, जो पैसिफिक ओशन के एजेस हैं, जो किनारे हैं, उनके बारे में वो कह रहा है कि उन किनारों में ट्रेंचेस होता है, डीप ट्रेंचेस होता है, मतलब लाइक केव्स वगैरह, गहरी केव सी, गाठी सी बनी होती है, खुंदक टाइप चीज़ नहीं होती है, खुंदक जैसे खोदना, वो इस तरह की डीप जो होती हैं वो डेप्थ में जो है वो आप कह सकते हो केव्स टाइप जो जगह होती हैं काफ़ी गहराई में, वो इसमें मौजूद होती हैं। एंड वॉल्केनोज आपको पता है, वॉल्केनोज जो आपके टेक्टोनिक प्लेट, जो कि एक आतिफिशा मादा, जो कि एक बहुत गर्म जो लावा होता है, मैग्मा लावा होता है, जो आपकी ज़मीन के अंदर जो है वो मिनरल्स के मेल्ट होने की वजह से जो है वो बनता है। आपको पता है कि जैसे जैसे आप इंटरनल ज़मीन के इंटीरियर पार्ट की तरफ अंदर जाते जाओगे, तो एट द सेंटर उसमें जो है वो हीट जो है वो ज़्यादा होती है, गर्मी टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाता है। और सेंटर में जब आप पहुँचते हो तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है, और उस टेम्परेचर की वजह से जो आपके मिनरल्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होके एक थिक मैग्मा बनाते हैं, वो एक थिक पिगमेंट बनाते हैं जिसको मैग्मा बोला जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ लावा वो इरेप्ट होता है, आपकी ज़मीन से बाहर आता है। लेकिन वो जो एक थिक गहरा एक आग का एक बहुत गर्म सा जो चीज़ फिर रही होती है आप ज़मीन, वो आपके वॉल्केनोज आतिशफशा मादा होता है, जो आपके वॉल्केनोज की फॉर्म में आपकी ज़मीन के अंदर जो है वो मूव कर रहा होता है। तो ये बेसिकली कहाँ पे मैक्सिमम वॉल्केनोज कहाँ पे मौजूद होते हैं, मैक्सिमम वॉल्केनोज जो होते हैं वो आपके जो पैसिफिक ओशन है इसके जो एजेस होते हैं उन एजेस के नीचे जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, अ पनामा कैनाल विच लिंक्स अ पैसिफिक ओशन को एटलांटिक ओशन से कौन कनेक्ट करता है। अब देखो मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया में जो आपकी ट्रेड होती है वो थ्रू ओशंस होती है। ठीक है, मतलब शिप्स के थ्रू होती है, जो आपके बहरी जहाज होते हैं उनके थ्रू होती है। तो जाहिर सी बात है फिर आपके जो ये ओशन से ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो तभी तो आप पूरी दुनिया में मूव कर सकते हो ट्रेड की गर्ज से। ठीक है, तो अब जो है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं तमाम ओशन से एक दूसरे के साथ। तो अब पैसिफिक ओशन जो है वो कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन से, किसके थ्रू, पनामा कैनाल के थ्रू। पनामा केस के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। आज पनामा कैनाल के बारे में मैं आपको बताती जाऊं कि पनामा कैनाल जो होती है वो लिंक करती है पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन। और ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है दुनिया का। ठीक है, पैसिफिक ओशन को वो अटलांटिक ओशन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, और ये जो कनेक्ट करता है ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूल है। अब मैं आपको बताती जाऊँ कि इधर हम पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ा। पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, इसका एरिया कितना है 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है 4000 मीटर है। और इस दूसरे ओशंस के साथ ये मीन के अटलांटिक ओशन के साथ ये कनेक्टेड किस तरह से है, तो ये कनेक्टेड है, लिंक है, पनामा जो कैनाल है उसके थ्रू जो है वो उसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे जो होगी पैसिफिक ओशन का जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो है हम आगे करने लगे हैं
सेकंड ओशन का सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो हमारा कौन सा है, तो सेकंड लार्जेस्ट ओशन हमारा अटलांटिक ओशन है, उसके बारे में हम अभी करेंगे। फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन एंड द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, अच्छा अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन। पहली बात तो ये आपने इसके बारे में लिखनी है। सेकंड आपने लिखना है इसके एरिया के बारे में कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया इसका है 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है, एवरेज डेप्थ इसकी कितनी है, तो एवरेज डेप्थ इसकी है 3900 मीटर जो है इसकी एवरेज डेप्थ है। उसके बारे में उसके अलावा वो कह रहा है कि मिड ओशियानिक ओशियानिक रिजिज के बारे में बात हो रही है कि ये जो समुंदर होता है, मतलब जो कि ये ओशन होता है, ओशन का बिल्कुल जो दरमियान वाला पार्ट होता है उसके बारे में, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इरप्शन ऑफ मैग्मा एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज़ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस ओशन। दिस ओशियानिक रिजिज जो है, divergent plate boundary is the significant feature of the ocean. The oceanic ridges spread across the Atlantic, Indian, Pacific and Antarctic Ocean. कि मतलब ये इसके जो दरमियान से जो है वो एक समुद्री लहरें जो हैं वो काफ़ी डेप्थ से जो है पानी ऊपर आता है और इसकी जो ये पूरे जो ओशन है ये इंडियन ओशन के साथ भी कनेक्टेड होता है, पैसिफिक के साथ भी कनेक्टेड होता है और एंटार्क्टिक ओशन जो है आपके बिल्कुल साउथ में मौजूद है। दुनिया के जो वर्ल्ड का साउथ पार्ट है, साउथर्न पोल है, उसके नियर बाय जो है हमारा एंटार्क्टिक ओशन है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। तो उसके इट इज़ इंक्लूडेड इन द एक्टिव अर्थक्वेक ऑफ द एरिया ऑफ द, यहाँ पे जो आपका अटलांटिक ओशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपके जो अर्थक्वेक हैं वो ज़्यादा आते हैं। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिजिएस्ट ट्रेड रूट, और दुनिया का ये भी एक बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। यहाँ इस अटलांटिक ओशन के थ्रू भी जो है पूरी दुनिया में तजारत बहुत ज़्यादा होती है और ये बड़ा बिजी तजारत की गर्ज से इसका रूट जो है वो मसरूफ़ मतलब काफ़ी बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। आगे बात हो रही है इंडियन ओशन के बारे में। अब हम करेंगे इंडियन ओशन जो कि आपका अरेबियन सी जो आपके बिल्कुल पाकिस्तान के साउथ में उसकी बाउंड्री जो है जो हमारा साउथर्न पार्ट है वो उसके साथ जाके कनेक्टेड होता है, जो कि हमारा अरेबियन सी है। अरेबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। अरेबियन सी जो आपका है वो बेसिकली इंडियन ओशन में है और वर्ल्ड लार्जेस्ट सी जो है आपका मेडिटेरियन सी वो आपका पैसिफिक ओशन में है। तो इसमें इंडियन ओशन के बारे में हम करेंगे कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। अब हम करेंगे इंडियन ओशन के बारे में, ठीक है। इंडियन ओशन क्या है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, तीसरा बड़ा जो है ओशन है। सेकंड इसका क्या है कि एरिया इसका कितना है 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसका एरिया है। और उसके अलावा इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है, इसके एवरेज डेप्थ है 3900 मीटर, इसकी एवरेज डेप्थ है। और इट हैज़ इट्स मैक्सिमम स्ट्रेच इन साउथर्न हेमिस्फीयर। इसका मैक्सिमम जो इंडियन ओशन जो मैक्सिमम पार्ट जो इसका, आपको पता है आपकी वर्ल्ड जो है उसके दो हेमिस्फीयर है,
ठीक है। अगर आप भूल गए हो मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये आपकी इक्वेटर लाइन है, ये आपका होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका होता है सदर्न हेमिस्फीयर। और वो कह रहा है कि जो आपका इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशन आपका इस जगह पे तकरीबन इसका बहुत ही कम एरिया जो है आपका एशिया जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, ये जो है आपका एशिया है। तो आपका जो ये इंडियन ओशन है इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, वो कहता है ज़्यादा ये फैला हुआ जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कम है। सेकंड बात वो कह रहा है कि मिड ओशियनिक रीजेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन आल्सो डिवाइड द फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन इन ईस्ट वेस्ट पोर्शन। अब जो आपका इंडियन ओशन है ये आपको मैंने बताया था कि अटलांटिक ओशन जो है इसमें काफ़ी इसके एक मिड ओशियनिक रीजेस हैं जो कि तमाम रिवर्स को जो है में जाती हैं, तो उसकी वजह से ये ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में जो है इंडियन ओशन भी आपका फैला हुआ है। आल्सो डिवाइड द फ्लोर ऑफ, अब ये तो आपकी इक्वेटर लाइन हो गई है, ये आपकी जो है ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। ठीक है, और जो आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है वो अर्थ को डिवाइड करती है ईस्ट और वेस्ट में। तो आपका इंडियन ओशन ना सिर्फ आपके इधर नॉर्थ में है, साउथ में मैक्सिमम है, और इसका कुछ पार्ट आपके ईस्ट में मौजूद है और कुछ पार्ट इसका वेस्ट में भी मौजूद है। तो वो दो पार्ट्स में वो डिवाइड आकर डीप ट्रेंचेस आर आल्सो प्रेजेंट। डीप ट्रेंचेस आपको मैंने बताया था कि गहरी गाठियाँ, गाठी टाइप होती है। अब गाठी में आपको क्या बताऊँ, एक जैसे आप किसी चीज़ को खोदते हो तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाते, जगह जगह से आधे जगह से डेप्थ होती है आज से, तो इस तरह से डीप ट्रेंचेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। उसके अलावा जो इसकी सबसे ज़्यादा डीप ट्रेंचेस है उसको जावा ट्रेंच बोला जाता है, जिसकी गहराई है 7400 मीटर डीप। मतलब एक सी है तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेवल पे जा रहा होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है वो ज़्यादा डीप होता है, वो जो डीप कुछ जाते जाते बीच में कुछ पार्ट जो होते हैं वो उनकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, उनको ट्रेंचेस बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर ट्रेंचेस है उसको जावा ट्रेंच बोला जाता है, जो कि 7400 मीटर डीप है। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर मतलब कि ये जो आपका इंडियन ओशन है, आप वेस्ट टू ईस्ट अगर ट्रेड करना चाहें तो ये इम्पॉर्टेंट ओशन है जो कि वेस्ट टू ईस्ट हेमिस्फीयर में आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल विच लिंक रेड सी इंडियन ओशन विद मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी जो है इज़ द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड और इट इज़ प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशन। तो जो आपका इंडियन ओशन है वो कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी के साथ थ्रू किसके, सुएज कैनाल के। ओके, तो आगे हम फोर्थ जो है सेकंड लास्ट ओशन के बारे में पढ़ेंगे, और वो ओशन है हमारा एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन जो है आपका फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है, और ये जो है आपके बिल्कुल साउथ पोल में जो है उसके नियर बाय सिचुएटेड है। ठीक है, आइसबर्ग इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे। मैंने जब आप लोगों को लास्ट टाइम स्लाइड दिखा रही थी तो उस टाइम में एंटार्क्टिक ओशन शायद आपको दिखाया था या 6th क्लास के बच्चों को दिखाया था एंटार्क्टिक ओशन के बारे में, उसके बाकायदा मैंने उसकी पिक्चर्स दिखाई थी। तो एंटार्क्टिक ओशन जो है वो बाकी उनके मुकाबले में काफ़ी छोटा है। 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया है, 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और उसके अलावा इसकी जो एवरेज डेप्थ है, एवरेज डेप्थ जो इसकी है वो ऑलमोस्ट 4000 मीटर है। ठीक है, और इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, मतलब ये नहीं है कि इसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है वो कनेक्टेड है इंडियन ओशन से, एक स्पेसिफिक बाउंड्री है वो कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से, एक स्पेसिफिक बाउंड्री है कनेक्टेड है किसी मतलब लाइक
अटलांटिक ओशन से, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, इसका कुछ पार्ट जो है वो ये मिक्सअप ही हुआ है, कुछ जाके कनेक्ट हो रहा है जाके पैसिफिक ओशन से, कुछ जो हो रहा है वो अटलांटिक ओशन से, कुछ जो हो रहा है वो हो रहा है इंडियन ओशन से। तो इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री किसी ओशंस के साथ जो है वो मौजूद नहीं है, ये इसके करैक्टरिस्टिक है। और सेकंड है कि एक्सट्रीम कोल्ड वाटर, बहुत ही ज़्यादा ठंडा वाटर इसमें मौजूद होता है, एंड ह्यूज आइस, और उसमें ना आपको पता है कि इसके एजेस में जो आते हैं, जो आपका ये अटलांटिक एंटार्क्टिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन के जो एजेस होते हैं आपको पता है वो पूरा का पूरा बर्फ़ का बना होता है, एंटार्क्टिका तो पूरा का पूरा बर्फ़ का कॉन्टिनेंट बना हुआ है, तो वो बर्फ़ गिर गिर के मतलब वाटर में मिक्स होती रहती है, तो इस वजह से इसमें बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग बर्फ़ के बने हुए वो जो हैं पीसीज आपको नज़र आएंगे, ठीक है। आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ओशन। अब लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम आर्कटिक ओशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आर्कटिक ओशन कौन सा है। आर्कटिक ओशन, ठीक है, तो आर्कटिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे। आर्कटिक ओशन जो है मैंने आपको बताया एंटार्क्टिक ओशन कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ पोल पे, और आर्कटिक ओशन कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ पोल पे। अराउंड नॉर्थ पोल जो है वो आपका आर्कटिक ओशन मौजूद है, और जो आपका एंटार्क्टिक ओशन मौजूद है वो अराउंड किसके है, साउथ पोल के, ठीक है। इन दो में मेन डिफरेंस ये है। पहला डिफरेंस क्या है कि एंटार्क्टिक ओशन सिचुएटेड अराउंड साउथ पोल और आर्कटिक ओशन सिचुएटेड अराउंड नॉर्थ पोल। तो ये दो इनका मेन डिफरेंस है। सेकंड है कि ये 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, तो जो आर्कटिक ओशन है उसका 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका जो है वो एरिया है, ठीक है। अब इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है, एवरेज डेप्थ इसकी है 1200 मीटर। इतनी ज़्यादा इस रिवर की डेप्थ नहीं है, ये शैलो वाटर यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी ज़्यादा डेप्थ यहाँ पे मौजूद, इसके बहुत कम जो है यहाँ पे डेप्थ जो है वो मौजूद होती है 1200, तो इसकी एवरेज है। लेकिन कुछ एरिया इसके जो हैं वो बिल्कुल भी वहाँ पे डेप्थ किसी किस्म की मौजूद नहीं है। अच्छा, शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर होता है जो बहुत कम गहरा पानी हो, ठीक है। लो सैलिनिटी, सैलिनिटी होता है कि मोस्टली देखा जाता है जो ओशंस का वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा साल्टिश, उसमें बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, जबकि जो हमारा आर्कटिक ओशन है उसका बहुत लो सैलिनिटी होती है इसमें। और इसके अलावा फ्रोज़न सरफेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब इसकी भी जैसे कि आइसबर्ग आपको मिलेंगे एंटार्क्टिक ओशन में, इस तरह से इसकी सरफेस भी जो होती है वो ऐसे लगा रहा होता है, जमी हुई होती है, मतलब फ्रोज़न सरफेस होती है इसकी जो है। इसके अलावा हम लोग जो हैं इसमें सम लैंड फॉर्म एसोसिएटेड विद वाटर बॉडीज, इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो है मैंने आपको समुंदर अपने मेन ओशन जो 5 ओशंस हैं उनके बारे में हमको बताया। अब इन 5 ओशंस में कुछ आपको पता है खूबसूरत साहिल होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, और इसमें आइलैंड भी मौजूद होते हैं, इसमें और भी बहुत खूबसूरत जो हैं जगह मौजूद होती हैं। इनके बारे में जो है वो 1 बाय 1 हम पढ़ने जाएंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे सी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन सी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है। अब जो है इधर हम पढ़ेंगे गल्फ और बे कि गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, इन सब चीज़ों में। अ गल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ द सी, गल्फ समुंदर का वो पार्ट होता है डेट पेनिट्रेट द लैंड। अच्छा, गल्फ समुंदर का वो हिस्सा होता है जिसको फॉर एग्जांपल ये जो है ये आपका सी है, और सी के इन 3 सारी सराउंडिंग जो होती है, ये जो सारी
तीनों साइड पे जो है वो लैंड एरिया, ये लैंड है, ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, ये जो है ये है सी, ठीक है, ये एरिया ओपन है, ये इसका छोटा। अब ये तमाम आप जो आपका समुंदर है उसको तीनों अतराफ से जब लैंड कवर करती है तो वो क्या कहलाता है, आपका गल्फ कहलाता है। क्या एक बड़ा एरिया होता है, बे और गल्फ में यही फर्क होता है। बे और गल्फ में मेन डिफरेंट, बे और गल्फ बेसिकली एक ही चीज़ होती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताती जाऊँ। बे होता है स्मॉलर एरिया देन गल्फ, बे जो होती है उसका एरिया जो होता है वो गल्फ से कम होता है, ठीक है, जबकि गल्फ जो होता है वो एक बड़ा हिस्सा होता है पानी का जिसको तीनों अतराफ से लैंड ने कवर किया होता है, और एक उसका जो पानी का पास होने का रास्ता होता है वो एक छोटे से माउथ से जो है वो पानी पास हो रहा होता है, ठीक है, एक छोटा सा बिल्कुल एक, ये देखो ये इसका बिल्कुल नैरो माउथ होता है, ठीक है, जो गल्फ होता है उसका जो नैरो माउथ होता है। अब बे क्या होता है, बे भी इसी तरह से एक एरिया होता है जिसको तीनों अतराफ से लैंड ने कवर किया होता है, लेकिन उसका जो पानी का पास करने का जो पासेज ऑफ वाटर होता है वो एज कंपेयर टू गल्फ बड़ा होता है, मतलब इसमें से पानी का जो रास्ता होता है वो ज़्यादा पास होता है, जबकि जो आपका गल्फ होता है वो उसका जो माउथ होता है वो एज़ कंपेयर टू बे वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अच्छा, गल्फ का एरिया ज़्यादा होता है, माउथ नैरो होता है, बे का एरिया कम होता है और माउथ जो होता है वो उसका खुला होता है। मतलब बे ऑफ बंगाल जैसे बात करो, गल्फ में एग्जांपल होती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको का गल्फ, वो अब एरिया इतना बड़ा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो गल्फ है वो मैक्सिको है, ठीक है, लेकिन उसका एरिया इतना बड़ा है, लेकिन उसमें जो पानी का जो पास होना होता है वो एक छोटा सा बिल्कुल नैरो माउथ होता है। जबकि बे का क्या होता है, बे का एरिया जो होता है, बे ऑफ बंगाल जो है इज़ द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बे जो होती है उसका एरिया एज कंपेयर टू गल्फ जो है वो कम होता है, लेकिन उसका माउथ जो होता है वो बड़ा होता है, उससे ज़्यादा वाटर जो है वो पास हो जाता है। और इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये होती है कि ये वो एरिया होता है जिसको तीनों अतराफ से लैंड ने जो है वो कवर किया होता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई बे और गल्फ के बारे में। सेकंड है, ये तो बे और गल्फ की बात हो गई। सेकंड है, थर्ड जो है, फोर्थ बाइट। बाइट कि बाइट क्या होता है, बाइट होता है बेटा कि लार्जेस्ट बे को बाइट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे बे होता है तो बे एक बहुत छोटा सा, जैसे न्यूजीलैंड में नंबर ऑफ बेज मौजूद हैं, इटली में नंबर ऑफ बेज मौजूद हैं। लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाके फ्रेश होने के लिए या अपना थोड़ा सा टूरिस्ट प्रोस्पेक्टिव से वहाँ पे जाते हैं, खाना खाते हैं मज़े मज़े के, और वहाँ पे घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो बे जो होती है वो बहुत छोटी भी होती है और बे जो होती है वो बहुत बड़ी भी होती है। तो लार्जेस्ट बे जो होती है उसको बाइट कहते हैं, और जो बाकी छोटी छोटी बाइट होते हैं, तो बाइट बेसिकली क्या होता है, जो आपकी लार्जेस्ट बे होता है उसको आप क्या कहते हो, बाइट कहते हो। अब मैंने आपको बे और गल्फ का बता दिया। बे और गल्फ बाइट बेसिकली वो जगह होती हैं समुंदर की, वो एरिया होता है जिसको तीनों अतराफ से किसने घेरा होता है, लैंड ने घेरा होता है, वो आपका कहलाता है। अब आगे मैं आपको कहूँ कि स्ट्रेट क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेट के बारे में, कि स्ट्रेट बेसिकली कौन सा एरिया होता है। स्ट्रेट STRAIT, ये स्ट्रेट इसका बेसिकली मतलब है रास्ता। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये समुंदर है, जो ओशंस है, ये भी ओशन वाटर है। अब ये भी ओशन वाटर है और ये भी ओशन वाटर है। अब ये बाकी सारी की सारी जो है वो लैंड आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या,
लैंड, अब ये भी लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है, ये वाटर एरिया है, अब ये वाटर एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, अब देखो ये वाटर एरिया है, ये भी ओशन है, ये भी ओशन है, और ये लैंड एरिया सारा आ जाता है। अब ये भी बीच में लैंड एरिया होता है। अब इन दो वाटर एरिया को जो आपस में पॉइंट मिलाता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट आपको क्या कहलाएगा, स्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। जब दो वाटर बॉडीज मीन के ये दो ओशंस हैं और ये दो ओशंस जो है इनके दरमियान, इनके हर तरफ जो है वो लैंड आती है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक छोटा सा पॉइंट, जिसमें से ये दोनों ओशन एक दूसरे के साथ यहाँ से पास करते हैं, पानी एक ओशन का दूसरे ओशन में जाता है, तो वो जो ये छोटा सा एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया आपका कहलाएगा स्ट्रेट। अ नैरो पैसेज ऑफ अ वाटर विच कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज ऑफ अ वाटर, ठीक है, कि अ नैरो पैसेज ऑफ अ वाटर, ये छोटा सा एरिया जो है जो जहाँ से पानी पास हो रहा है एक ओशन का दूसरे ओशन में, इस नैरो पैसेज ऑफ वाटर को आप क्या कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहलाएंगे, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस नैरो पैसेज ऑफ वाटर को आप कहलाएंगे स्ट्रेट, एक रास्ता जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब हम करेंगे पेनिनसुला। ये थोड़े से इनके नेम टेक्निकल है लेकिन इनकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, आसान है ये। अब पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो कहता है कि आ एरिया ऑफ अ लैंड विच इज सराउंडिंग बाय ओशन वाटर फ्रॉम थ्री साइड, ठीक है। ये लैंड एरिया है, ये लैंड है, ये लैंड है, सिर्फ यहाँ से लैंड जो है ये लैंड एरिया है। इसके जो ये सारा का सारा तीनों अतराफ में जो है वो वाटर है। एक लैंड एरिया को जब तीनों अतराफ से वाटर ने कवर किया हो तो उस एरिया को हम क्या कहलाएंगे, कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेनिनसुला। स्पेलिंग देख लूं मैं, पेनिनसुला, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा था ना, आपने बे और गल्फ के बारे में पढ़ा था। बे और गल्फ क्या होता है कि तीनों अतराफ से पानी को किसने कवर किया होता है, लैंड ने कवर किया होता है, वो हमारा होता है बे और गल्फ। और ये क्या है, ये हमारा लैंड एरिया है जिसको तीनों तरफ से किसने कवर किया हुआ है, पानी ने कवर किया है। तो वो हमारा क्या एरिया को, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। अब आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड जो होता है उसमें ये लैंड एरिया है, लैंड एरिया के चारों अतराफ को किसने, वाटर ने कवर किया है। ये लैंड एरिया होता है जिसके चारों अतराफ में वाटर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आइलैंड करेगा। एरिया ऑफ अ लैंड सराउंडिंग बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। जैसे कि श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वेस्ट इंडीज इज द एग्जांपल ऑफ आइलैंड। आगे है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, अच्छा, अब ये बड़े टेक्निकल सी पॉइंट हैं और इसमें अगर आप लोगों ने मिक्स कर लिया तो आपकी पूरी डेफिनेशन जो है वो हो जाएगी, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिटिव वर्ड हैं। जैसे आपने स्ट्रेट पढ़ा था, इसके ऑपोजिट है एस्थेमस। एस्थेमस, अब एस्थेमस स्ट्रेट क्या था, स्ट्रेट ऐसा था कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को, दो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज को एक स्मॉलेस्ट वाटर पास जो है, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रेट, एक छोटा सा रास्ता जो पानी का है वो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। इस तरह से ये एरिया जो है ये लैंड एरिया है, ये भी जो है ये लैंड एरिया है, और बाकी ये सारा का सारा जो है वो इसके हर तरफ जो है वो वाटर है, ठीक है। अब इन दो लैंड एरिया को आपस में जो पॉइंट मिलाता है, इन दो एरिया लैंड एरिया को जो पॉइंट आपस में मिलाता है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एस्थेमस।
जैसे दो वाटर बॉडीज को जो पॉइंट मिलाता था उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, तो इस तरह से इधर जो दो लैंड एरियाज को आपस में जो मिलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एस्टेमस कहलाएगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड मैं आपको डायरी वर्क देती हूँ। डायरी वर्क मेरा है चैप्टर नंबर हमारा हो गया 3 और इसमें हमारे MCQs होंगे चैप्टर नंबर 3 MCQs 1 to 10। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होंगे हमारे, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे 1 to 5 और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चन 1 एंड 2 फॉर HW एंड ओके बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।